Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. This is CMA Anupma Shukla, and I know it's been such a long time we are not in touch just because of time constraint. But yes, as I know that you all are very tense just because of your 2020 examination, so I am here again with a new video that is most important for you all because this topic is added just before two attempts and only one question in June 2019 we get from that topic. So this time, as per my prediction, there is a higher chances that we'll get question from that topic. So today we are going to discuss very important topic which is for December 2020, and this topic I'm going to discuss with a book which is exclusive for CMA Inter student. That book is written only for CMA professional. So yes, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि PFRDA क्या है, और इसमें हम ये पता करेंगे कि PFRDA काम क्या करता है। बाद में एक्ट की बात होगी और इसके लेजिस्लेशंस की बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि PFRDA क्या है और इसका मोटिव क्या है। सो PFRDA बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पेंशन्स को रेगुलेट करती है इंडिया में। ठीक है, इसकी जो स्टेब्लिशमेंट थी वो अगस्त 2003 में हुई थी। उस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आए और ये जो एक्ट था वो सितंबर 2013 में इंडिया में इनैक्ट हो गया। बट फॉर्मली जो इसका इन्फोर्समेंट हुआ था वो आपका 2014 फैब में हुआ, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी बन गई पेंशन स्कीम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में जो इसका हेड क्वार्टर है वो इंडिया में है। और अब हम बात करेंगे कि बेसिकली एज पर आर नोटिफिकेशन विच इज गिवन बाय आर मदर इंस्टीट्यूशन, हमें इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या करने हैं। For that you have to just go through this screen. आप स्क्रीन देख सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, हमें बेसिकली इसमें दो चीजें करनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 इसमें पेजेस हैं टोटल, जो हमारे इंस्टीट्यूशन ने जो सप्लीमेंट्री ऐड किया है वो 5 पेजेस का है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, introduction part and one more important topic, that is NPS, National Pension System. So in introduction we have to know the enactment of the act and basic definition, and in NPS we have few sections which we have to go through, that is section 20, section 21, section 22, 23, 24, 25 and section 26. There are total 7 sections under NPS which we have to go through. 7 sections करने हैं NPS के, इनएक्टमेंट के बारे में जानना है और कुछ बेसिक डेफिनेशन, दैट्स इट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो चैप्टर है इसका एग्जाम प्रोस्पेक्ट से कितना इंपॉर्टेंस है। सो सी बेटा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, देखिए स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन जून 2019 से इस चैप्टर से आया और क्वेश्चन था, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एज contained in the PFRDA Act 2013. Very simple question. They ask about the basic features and for how much marks? For 8 mark. You can see here for 8 mark. Then after that we have December 2019. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपके दिसंबर 2019 में नहीं आया। देन वी एक्सपेक्टेड, हमें एक्सपेक्टेड था कि जून 2020 में इसमें से कोई चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, जून 2020 एग्जाम पोस्टपोन और वो मर्ज हो गया दिसंबर 2020 के साथ। सो आप देख सकते हैं कि एक अटेम्प्ट में ही इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आया। नया टॉपिक है,
नए चेंजेस के साथ है, तो डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि दिसंबर 2020 में मिनिमम आपको 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन तो इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम वन बाय वन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। वंस वी डन विद दैट बेसिक डेफिनेशन, देन हम एनपीएस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। यस, so first of all we are going to start with pension fund. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर में पेंशन फंड क्या होता है। इस फंड को रेगुलेट करने के लिए किसी स्पेशल अथॉरिटी या एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सो हम सबको पता है दैट वी ऑल आर वर्किंग नाउ डेज, वी ऑल आर यंग, हम सब बहुत यंग हैं, हम सब काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग समवेयर, सम आर डूइंग जॉब, सम आर डूइंग बिजनेसेस। तो हर किसी का कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, बट एज वी ऑल नो दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक मैक्सिमम बाई 60 और 65 एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम कोई काम नहीं करते हैं और एक तरह से अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर हो जाते हैं, राइट? बट रिटायरमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से होती है, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी तो कोई भी रिटायरमेंट की डेट नहीं है। टिल यू आर अलाइव यू हैव नीड्स, यू हैव रिक्वायरमेंट, एंड टू सेटिस्फाई दैट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट you need money. And in earlier age, when we are young, we are doing job, we are doing businesses, we are earning profit from business, we are earning salary from job. तो जब हम यंग होते हैं तब हम जॉब करते हैं, जॉब करने से हमें सैलरी मिलती है, एवरी मंथ हमारे पास पैसे आते हैं, हम उसको यूटिलाइज करते हैं और अपनी लाइफ को जिस तरह से सस्टेन करना चाहते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। बट जब हम अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी नीड्स को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी, आखिरकार वो पैसे फिर हम कहाँ से उस टाइम यूज करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो हम अपने ओल्ड एज में किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट रहें, इस चीज के लिए हमने पेंशन फंड की बात की, इस चीज के लिए हमने पेंशन फंड की रिक्वायरमेंट के बारे में सोचा। सो टू सस्टेन आवर लाइफ वी नीड मनी, एंड इन आवर ओल्ड एज द पेंशन फंड जो हमने अपने यंग एज में एक छोटा अमाउंट एवरी मंथ या एक टाइम पीरियड में फंड्स में डाला था, अब वो पैसे हम यूज करेंगे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड हमारी सेविंग्स होती हैं जब हम यंग होते हैं, जब हम जॉब कर रहे होते हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो एक फिक्स अमाउंट हम एक फिक्स पीरियड में किसी फंड में ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि जब हम रिटायर हो जाएं तो उसके बाद अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो हमें मॉनेटरी अमाउंट की ज़रूरत पड़े, हमें जो फंड्स की ज़रूरत पड़े, वो जैसे अभी हमें सैलरी मिलती है वैसे ही एक फिक्स अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हमको मिलता रहे, इसलिए हमें पेंशन फंड की ज़रूरत है। अब ये हर एक पर्सन चाहेगा, इंडिया में जितने लोग हैं हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस फंड में बहुत सारा अमाउंट आता होगा और इसी वजह से इस फंड को रेगुलेट करना, इसका डेवलपमेंट करना, इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। पीएफ आरडीए से पहले भी बहुत सारे फंड्स थे, बाय द नेम ऑफ अटल पेंशन योजना, बाय द नेम ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बाय द नेम ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस तरह के बहुत सारे फंड्स थे आपके जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से पहले, नेशनल पेंशन सिस्टम से पहले हमारे इंडिया में सस्टेन कर रहे थे, बाय द नेम ऑफ अटल पेंशन, बाय द नेम ऑफ पीपीएफ, बाय द नेम ऑफ ईपीएफ। सो नाउ इन सब के साथ साथ एनपीएस के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन कोर एरिया है। बट बिफोर दैट अब मैं आपको पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के बैकग्राउंड यानी इंट्रोडक्शन में लेके जाती हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी लॉ में जब भी कोई इनैक्टमेंट होती है, कोई नया लॉ आता है, तो जो सेक्शन 1 है बेटा वो किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है इट इज एक्सटेंड्स होल इंडिया, पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है ये। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है वो क्या है कि जो एक्ट है ये पास यानी पास्ट कब हुआ था? पास्ट इन इंडिया ऑन 19th of September 2013, 19 सितंबर 2013 को ये पास हुआ था। एंड उसके बाद आपका फैब नोटिफाइड कब हुआ था ये बेटा? नोटिफाइड हुआ था ये 1st of Feb 2014 को। ये था इसका इनैक्टमेंट और वो ईयर जब ये पास हुआ था इंडिया में और इंडिया में नोटिफाई हुआ था। और जो अथॉरिटी एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को सेफ गार्ड देती है, जो इसका देख रेख करती है, उसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो पीएफआरडीए है, ये जो पीएफआरडीए है बेसिकली ये क्या करता है? ये आपका जो भी एक्ट है, जो एनपीएस है उसको क्या करता है? उसकी देखरेख करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। तो ये बेसिकली हमारा सेक्शन 1 बात करता है। ओके बच्चे, चलो लेट्स स्टार्ट another topic. Just give me 1 minute only. So पेंशन फंड बेसिकली क्या करता है? पेंशन फंड हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारे ओल्ड एज के लिए, और उसको रेगुलेट करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पीएफआरडीए का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक एक्ट बनाया गया जो प्रॉपर होल एंड सोल वे में सिर्फ और सिर्फ पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है बच्चे, नाउ वी हैव फ्यू डेफिनेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 2 बात करता है आपके डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है आपका अथॉरिटी का डेफिनेशन। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो डेफिनेशंस होती हैं आपको उनको वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखना होता है जैसा आपके एक्ट में मेंशन होता है। तो एज पर द बेयर एक्ट जो पीएफआरडीए एक्ट का आया था उसकी अकॉर्डिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस एक्ट के अंडर में अथॉरिटी की बात होगी तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि PFRDA की बात हो रही है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब इतना बड़ा है, बार बार आप इसको नहीं बोल सकते हो, तो इसीलिए जब भी कोई बोले अथॉरिटी इट मीन्स दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट PFRDA। तो जो अथॉरिटी होती है बेटा वो अथॉरिटी का नाम है PFRDA, और उसको स्टेब्लिश कौन करता है? उसको स्टेब्लिश करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन स्टेब्लिश करेगा उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 subsection 1 and it is established by central government of India. I hope this is clear to you now. Now we're going to talk about our central record keeping agencies. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या होता है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। बेसिकली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 27 और जिनका काम क्या है? उनका फंक्शन है रिकॉर्ड्स को रखना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना,
कस्टमर सर्विसेज देना किसको? सब्सक्राइबर्स को। अब आपको लग रहा होगा मैम ये सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? बेटा सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो इस एनपीएस में यानी नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो सब्सक्राइबर जो भी स्कीम ले रहा है, यानी जो भी स्कीम का मतलब हो गया कि किस तरह के फंड में आप पैसा लगाना चाह रहे हो। तो एनपीएस का मतलब हुआ, सब्सक्राइबर का मतलब हुआ वो पर्सन जो पैसा लगा रहा है। तो बेटा फिर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज कौन हुई? ये वो एजेंसीज होती हैं जो हर चीज़ का हिसाब किताब रखती हैं कि जितने लोगों ने भी फंड्स में पैसे लगाए हैं उनकी अकाउंटिंग, उनकी रिकॉर्ड, उनकी बुक कीपिंग, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विसेज, हर चीज़ का जो देख रेख है वो सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसीज करती हैं। अब जो सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसीज हैं बेसिकली इंडिया में अभी एक ही है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, आपने सुना होगा एनएसडीएल। एनएसडीएल ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका सेकंड डेफिनेशन सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी के बारे में। नाउ आवर थर्ड डेफिनेशन चेयरपर्सन। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। चेयरपर्सन का मतलब हुआ वो पर्सन जो हेड है, जो मतलब हेड है पीएफआरडीए का, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो हेड है, जो हेड अथॉरिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया पीएफआरडीए अथॉरिटी की, यानी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, ये था आपका चेयरपर्सन का डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट्स का। देखिए डॉक्यूमेंट्स का डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये याद रखना है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें मैटर्स रिटन में हो, एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो, चाहे वो लेटर की फॉर्म में है, चाहे वो फिगर की फॉर्म में, चाहे वो मार्क्स की फॉर्म में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड any matter which is written, expressed, described upon any substance by means of letter, figure, marks और by more than one of those means, चाहे वो रिटर्न और मार्क्स का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो फिगर और मार्क्स का कॉम्बिनेशन है, या वो प्रिंटेड है, या वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और उसका इंटेंशन क्या है? विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड or which may be used by the interim pension fund regulatory and development authority or by the intermediaries who is providing who is linked between the subscriber and the pension fund authority, right? intermediaries तो ये सारे लोगों को जो किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिटर्न में, एक्सप्रेस्ड में या किसी भी फिगर या मार्क्स के फॉर्म में, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट अंडर PFRDA Act. I hope this is clear to you guys. So these are the definitions. इनका चैप्टर से कोई लेना देना, एनपीएस से भी कोई लेना देना नहीं है, बस ये कॉमन टर्म्स हैं जो अभी जब हम चैप्टर्स में गो थ्रू करेंगे तो आपको ये कॉमन टर्म्स बार बार यूज होंगे, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। जब भी कहीं पे भी अथॉरिटी वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट PFRDA। जब भी वहाँ पे सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी की बात हो रही है, CRA की बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो उस फंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर है। सो 4 डेफिनेशंस हो गए, अथॉरिटी, CRA, chairperson and document. Now the next one is individual person account. So what is individual person account? Just give me 1 minute. See, in my language if I want to convey you something, तो मैं आपको बोलूंगी इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट का मतलब हुआ बेटा बाइंडिंग, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन pension authority and subscriber,
जो सब्सक्राइबर यानी जिसने फंड में पैसा लगाया है और जो अथॉरिटी है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो लिंक होता है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट बैंक और जो बैंक अकाउंट होल्डर है उन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट होता है जहाँ पे पेंशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि हमारा पैसा कहाँ लगा है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो, जैसे आप अपने बैंक का अकाउंट का डिटेल्स चेक कर सकते हो, कितने पैसे विड्रॉ हुए, आपने कितने पैसे डाले, कौन सा पैसा कहाँ यूज हुआ है। ऐसे ही इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट उस सब्सक्राइबर्स का अकाउंट होता है जो हमारे पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हैं, और आप कभी भी इसको ओपनली अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी चेक कर सकते हो। तो वी कैन से कि अगर मान लेते हैं ये PFRDA है, दिस इज योर PFRDA, अगर ये PFRDA अथॉरिटी है और ये सब्सक्राइबर्स हैं, ये इन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जितने भी हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तो इन दोनों के बीच को जो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो चीज, वो है IP है, इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। और as per this act, what is the definition of this individual pension account? That means an account of a subscriber. Who is subscriber here? The person who invested money in the form of pension. Fine. Executed by a contract setting out the term and condition under the NPS National Pension System में के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस अकाउंट में मेंशन होते हैं, जो सब्सक्राइबर के नाम पे ओपन होता है। क्लियर है बच्चे? सो इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेंशन अथॉरिटी एंड द सब्सक्राइबर। I hope this is clear to everyone. Now we are going to talk about the intermediaries. Intermediaries. See, इंटरमीडियरीज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन F में प्रोवाइडेड है। पहले मैं इसको रीड करूंगी नॉर्मली एंड देन मैं आपको बताऊंगी। इंटरमीडियरी इंक्लूड पेंशन फंड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड एडवाइजर, रिटायरमेंट एडवाइजर, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, अभी इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा, and such other person or entity connected with collection, management, record keeping and distribution of accumulated fund. We can say CMRD. ये क्या करता है? CMRD करता है, यानी क्या करता है? कलेक्शन करता है, मैनेजमेंट करता है, रिकॉर्ड करके उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी एक्यूमुलेटेड फंड्स होते हैं। सो जो इंटरमीडियरीज है बेटा वो एडवाइजर्स की तरह होते हैं, इनकी हेल्प से ही पेंशन स्कीम जो पेंशन अथॉरिटी है उनके पास सब्सक्राइबर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके थ्रू हमारी पेंशन यानी पेंशन अथॉरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं वो कन्वे की जाती हैं टू द जनरल पब्लिक। एक्सक्यूज मी। और फिर इसके बाद से ये इंटरमीडियरीज जो हैं ये कनेक्ट करते हैं, ये पेंशन फंड है, ये सब्सक्राइबर्स हैं, दोनों के बीच में जो कनेक्शन का लिंक है, जो इन दोनों को एक दूसरे से मिलाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज, राइट बेटा? सो इंटरमीडियरीज में कौन कौन आ जाएंगे देख लीजिए। पहला आ जाएगा आपका पेंशन फंड, दूसरा आ जाएगा आपका CRA, सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी जितनी भी है वो आ जाएंगी। थर्ड है नेशनल पेंशन स्कीम, थर्ड है आपका नेशनल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। सो थर्ड वन इज NPS-T, नेशनल पेंशन। थर्ड पर्सन that is National Pension System Trust. Then fourth person is called पेंशन फंड एडवाइजर्स। जैसे फाइनेंस एडवाइजर्स होते हैं वैसे ये आपको एडवाइस करते हैं कि आपको किस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए, अगर इस फंड में लगाएंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, टैक्सेबल कौन सा है, नॉन टैक्सेबल कौन सा है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवाइजेस देते हैं। बाकी जो रिटायरमेंट एडवाइजर्स होते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप चाहते हैं आपके पास इतना फंड हो, इतना आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, इंडिपेंडेंसी का लेवल इतना हाई हो कि आप इतना फंड आज से ही निकाल के
लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो भी एक कनेक्शन होता है। मैं एज अ पर्सन जाती हूँ अपने रिटायरमेंट एडवाइजर के पास और मैं उससे पूछती हूँ कि आई वांट सम स्कीम कि आफ्टर 60 ईयर जब मैं रिटायर हूँ तो कम से कम 1 लाख रुपए एवरी मंथ मुझे पेंशन से मिले। तो वो मुझे अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बताएगा जो पेंशन फंड अथॉरिटी ने बताए होंगे उसको, कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। फिर जब मैं यहाँ उससे बातों से सेटिस्फाई हो जाऊंगी तो वो क्या करेगा, मुझे कोई ना कोई एक पेंशन फंड की स्कीम बताएगा और फिर मैं उसको बोलेंगे ठीक है आप मेरा वही स्कीम में पैसा लगा दीजिए। तो एक ये भी पर्सन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स को फंड्स अथॉरिटी से मीट करवाता है। ठीक है बेटा। फिर है पीओपी। वैसे तो हम पीओपी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। ये वो छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी, जो सबसे नियरेस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बैंक का ले सकते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने पेंशन फंड को स्टार्ट करवा सकते हैं। तो उसको हम पीओपी बोलते हैं। और इसी तरह के अदर लोग, अदर पर्सन, अदर अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पीएफआरडीए ने अलाउ किया है कि वो कलेक्शन यानी सीएमआरडी कर सके, कलेक्शन कर सके, मैनेजमेंट कर सके, रिकॉर्ड कीपिंग कर सके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके एक्यूमुलेटेड फंड का। सो ये क्या हो गया, दे आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज। ठीक है। अब वी कैन से दैट दे वर्क एज अ बैकएंड। हम बोल सकते हैं कि ये बैकएंड की तरह काम करते हैं। ये बैकएंड में काम करते हैं एनपीएस के लिए, ये सब्सक्राइबर्स को लेके आते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपके इंटरमीडियरीज। राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मेंबर। सो मेंबर का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल है। इस अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए में जो भी लोग काम करते हैं वो अलोंग विथ चेयरपर्सन, वो सारे ग्रुप को, उस कॉम्पोजिशन को हम मेंबर्स बोलेंगे। चाहे कितने भी लोग वर्किंग हैं यानी जो भी लोग उसके मेंबर हैं अलोंग विथ चेयरपर्सन, वो सब क्या कहलाएंगे, मेंबर की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपका एनपीएस। ठीक है। तो एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस का मतलब क्या होता है वो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ समझा रही हूँ, उसके बाद पूरा सेक्शन इसके ऊपर मैं वहां पे भी आपको बताऊंगी। एनपीएस का मतलब हुआ एक सिस्टम जिसमें इंडिविजुअल सब्सक्राइबर अपने पैसे को डिपॉजिट करता है। ठीक है। एनपीएस कौन हुआ बेटा, एनपीएस एक सिस्टम है, एक मैथोलॉजी है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को यूज करने के लिए क्या करता है, आज से ही पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो। एनपीएस मींस द कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम which is referred to under section 20, whereby contribution from a subscriber individual collected and accumulated in an individual pension account। मतलब एनपीएस क्या है, एनपीएस सब्सक्राइबर्स यानी इंडिविजुअल पर्सन से पैसे लेके उसके इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट में डालता है। और इस चीज को यूज करने के लिए वो किस सिस्टम को यूज करेगा, वो पीओपी की हेल्प लेता है। और सीआरए जो है वो उस फंड का सीएमआरडी करता है, यानी इसको कलेक्ट करता है, मैनेज करता है, रिकॉर्ड रखता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। तो एनपीएस क्या है, एनपीएस एक स्कीम है, एक सिस्टम है, एक वी कैन से जिसमें इंडिविजुअल पर्सन पैसा लगाएगा, अपने पैसे को डिपॉजिट करेगा और फ्यूचर में बेनिफिट्स को अवेल करेगा। ठीक है बेटा, अभी के लिए एनपीएस में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। देन वी हैव नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। अब ये क्या होता है, देखो पेंशन फंड में पैसे तो लगा दिए, तो इसके साथ साथ ये समझ लो कि एनपीएस ट्रस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट बॉडी होती है जो क्या करता है, जिसके नाम पे हम सारी एसेट्स को होल्ड करते हैं। ठीक है। इसके नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट होती है, ये जो ट्रस्ट होता है इसी के नाम पे पैसे सारे मार्केट में लगाए जाते हैं। ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ ट्रस्टी होता है जो होल्ड करके रखता है सारे एसेट्स को ऑफ whom the subscribers for their benefits। और फ्यूचर में उनका वही वो पर्सन होते हैं जो सब्सक्राइबर्स को उनके फंड्स को अलोंग विद कंपाउंड इंटरेस्ट वापस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा। सो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट जो है उसमें जो उसके ट्रस्टी होते हैं वो वॉच पर्सन की तरह काम करते हैं, सब्सक्राइबर के जो पैसे हैं उसको वो वॉचमैन की तरह बहुत ही क्लैरिफाई करके और संभाल के रखते हैं और देखते हैं कि उन पैसों का कोई मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ये चीज वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट आता है आपका नोटिफिकेशन। सिंपल से वर्ड में मैं बोलूं तो जो भी कोई भी चीज जो भारत के राजपत्र पे और वी कैन से ऑफिशियल गैजेट में हमारे यहाँ पास हो जाए, उस पर छप जाए, उसको हम नोटिफिकेशन बोल देंगे, ठीक है। यानी कभी भी पार्लियामेंट के थ्रू दोनों हाउसेस ने पास कर दिया और राजपत्र पे कोई चीज लिख के आ गई ऑफिशियल गैजेट में, तो उसको हम नोटिफिकेशन का नाम दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा वो है पेंशन फंड। तो पेंशन फंड की डेफिनेशन का मतलब में क्या हुआ कि पेंशन फंड मींस एन इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड with the authority under subsection 3 of section 27 as a point of presence and capable of electronic connectivity। ठीक है बच्चे। सो बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को कर चुके हैं। नाउ हमारे चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है नेशनल पेंशन सिस्टम, अब हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से एग्जामिनेशन में अभी तक क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम सेक्शन 20। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके पास व्हाट इज एनपीएस, क्या होता है एनपीएस। तो आपका आंसर देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम इज अ सोशल सिक्योरिटी, ये एक सोशल सिक्योरिटी है। इट इज इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। दिस पेंशन प्रोग्राम इज ओपन टू एम्प्लॉयज फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट एंड इवन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर with the exception of those from the armed force। मतलब कि जो पेंशन स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज, पब्लिक या प्राइवेट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिजनेसमैन, हर किसी के लिए ओपन है एक्सेप्ट आर्म फोर्स। आर्म फोर्स के अलावा आप कोई भी पर्सन हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर के पर्सन हो, प्राइवेट के हो, आप स्कीम में पैसे आपने इन्वेस्ट कर सकती हो। बेसिकली ये जो स्कीम है बेटा ये एनकरेज करता है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए पेंशन अकाउंट में रेगुलर इंटरवल पे, ताकि जब वो अपने रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे उस टाइम पे उनके पास एक फिक्स अमाउंट हो, एज लाइक सैलरी, जैसे सैलरी एवरी मंथ आती है वैसे ही उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी सब्सक्राइबर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन जितने लॉन्ग पीरियड तक आप करते हो उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है और अल्टीमेटली आफ्टर रिटायरमेंट एवरी मंथ आपको एक वो ईएमआई की तरह गवर्नमेंट पे करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दैट दिस स्कीम बेसिकली एनकरेज, just give me 1 minute, yes, this scheme encourages people to invest in a pension account at a regular interval during the course of their employment. After retirement, the subscriber can take out a certain percentage of the amount which they are invested. As an NPS account holder, you will receive the remaining amount as a monthly pension post your retirement। आप अपनी रिटायरमेंट के बाद इसमें मंथली पेंशन की फॉर्म में इस चीज को निकाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात बताऊं बेटा मैं आपको इस पैसे पे सेक्शन 80C और 80CC के अंडर में क्या मिलता है, टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। आपको पता होगा 80C क्या होता है। 80C याद है, जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी पेंशन में 1.5 लाख तक का आपको क्या मिलता है, नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है, आपको एग्जेम्पशन मिलती है उस चीज की। और 80CC किसके बारे में बात करता है, 80CC बात करता है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनपीएस और अटल पेंशन योजना। इन दोनों सेक्शन के अंडर में अगर आपने एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको इससे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एनपीएस में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। एनपीएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, वो कोई भी उसके अंदर
अंदर इन्वेस्ट कर सकता है प्लान करके अपने रिटायरमेंट के लिए, और इसमें बहुत ही लो रिस्क होता है। एक रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ पेंशन you will get after your retirement, where there is no doubt that हम सब after time retired होंगे, और उस टाइम हमारे expenses भी बढ़ जाएंगे just because of old age, medical expenses and बहुत सारे expenses add on हो जाते हैं। तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर जॉब कर से इन्वॉल्व हो, चाहे वो पब्लिक के एम्प्लॉय हो, चाहे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, आपके पास राइट है, आप अपने इस एनपीएस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जो सैलरीड पर्सन है, जो चाहते हैं कि पैसा इसमें इन्वेस्ट करो, उनको 80C के अंडर में डिडक्शंस भी मिल जाएंगे अगर वो इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है बेटा, तो एनपीएस क्या हुआ? एनपीएस बेसिकली जो है, मैं आपको इसके बारे में कुछ रूल्स बता देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनपीएस के रूल्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट वो है, एनपीएस केम इनटू फोर्स और इफेक्ट ऑन 1st of Jan 2004, बट अथॉरिटी जो स्टेब्लिश हुई थी बेटा, अथॉरिटी स्टेब्लिश्ड इन 2014। ठीक है, 1st Jan 2014 से इफेक्ट हो गया था, लेकिन इसके अगेंस्ट जो पीएफआरडी अथॉरिटी है वो स्टेब्लिश हुई 2014 फैब में। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको एनपीएस के बारे में याद रखना है कि इसमें एम्प्लॉयज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस जो नॉन एम्प्लॉयज हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो सच बाउंडेशन एक्सेप्ट द आर्म फोर्स। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है एनपीएस के बारे में, कि जो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर मतलब कौन, जो पैसे लगा रहे हैं, कैन टेक एडवांस, वो एडवांस में भी पैसे निकाल सकते हैं रिटायरमेंट से पहले, अप टू मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड। आपने आज तक जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका मैक्सिमम 25% आप एक साथ भी विथड्रॉ कर सकते हो इन द सिचुएशन ऑफ नीड। तो फर्स्ट ये इस्टेब्लिश हुआ था इसके अगेंस्ट एक अथॉरिटी 2014 में, दूसरा एनपीएस एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉयज दोनों के लिए है, तीसरा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कभी भी एडवांस पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 25%, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है बेटा, फोर्थ है कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो कौन करता है, PFRDA, और हम इसको अथॉरिटी के नाम से भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन में आपको बताया था मैंने। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वन पर्सन, अगर एक पर्सन है, कैन ओपन, वो कर सकता है, वो ओपन कर सकता है मोर देन वन पेंशन अकाउंट, एज लाइक बैंक अकाउंट। वैसे ही आप अगर 2-3 स्कीम्स में पैसे लगा रहे हो तो आप एक से ज्यादा अपने अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या जो आपको याद रखना है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अगर कोई पर्सन इस एनपीएस से एग्जिट करता है, व्हेन अ पर्सन एग्जिट, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो फ्रॉम द एनपीएस। अगर आप एनपीएस से एग्जिट कर रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज कंपल्सरी। ही और शी हैज टू टेक LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड दिस इज कंपल्सरी, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। जब भी आप एनपीएस से एग्जिट करोगे, आप अपना एनपीएस अकाउंट क्लोज करोगे, सो यू हैव टू टेक वन लाइफ इंश्योरेंस, देन ओनली यू कैन विथड्रॉ योर अमाउंट, राइट। एंड आफ्टर दैट जो इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करता है, ये मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि अगर मान लीजिए हमारी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मीन्स व्हाट बेटा, बताओ, PFRDA, ये हमारी अथॉरिटी हो गई। तो अथॉरिटी के अंडर में एजेंसीज आएंगी, एजेंसीज
के साथ साथ पीओपी इन्वॉल्व होंगे एंड देन सब्सक्राइबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल सब्सक्राइबर पैसे लगाना चाहता है तो वो कभी भी डायरेक्टली अथॉरिटी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। देयर आर टू मीडिएटर्स, दो मीडिएटर्स होते हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं, इंटरमीडियरीज के नाम से भी जानते हैं। एजेंसी और पीओपी ये क्या करेंगे, ये आपका रिकॉर्ड रखेंगे, ये CRMD करेंगे, यानी आपका कलेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, मैनेज करेंगे और डेवलप करेंगे। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड रखेंगे, आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये मैकेनिज्म है। NPS जो है वो सबसे बड़ी स्कीम है जिसको PFRDA कंट्रोल करता है और ये अपनी एजेंसीज, अपने इंटरमीडियरीज, अपने POPs की हेल्प से अपने सारे फंड्स को रेगुलेट करता है और सब्सक्राइबर POPs के पास जाते हैं और एजेंसीज के पास जाते हैं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, सजेशंस लेने के लिए। तो POPs कौन हो गए, ये छोटे सेंटर्स हैं जो ये PFRDA ने अपने काम के लिए बनाया है। और इनको जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस देती है और इनका मेन काम क्या होता है, ये एक फ्रेंचाइजी की तरह काम करते हैं। फ्रेंचाइजी एज इन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं PFRDA के थ्रू, ये उस कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, ये जो भी रेगुलेशंस हैं उनको मानेंगे और साथ ही साथ में ये छोटे सेंटर्स जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, सब्सक्राइबर्स से जो उनका अमाउंट है उसको ऑन द बिहाफ ऑफ PFRDA अपने पास कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, सेक्शन 23 में पेंशन फंड की बात हुई है। पेंशन फंड का मतलब है एक ऐसा फंड जो सब्सक्राइबर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन से क्रिएट किया है और इसका जो वर्किंग है वो सेपरेट है। इसके लिए एक पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है और आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका ये मैकेनिज्म है जैसे आपका ये इंस्टीट्यूशन वर्क करता है। सबसे पहले अथॉरिटी के जो है वो अपने अंडर कुछ एजेंसीज को हायर करता है, कुछ POPs को लाइसेंस देता है, ये दोनों मिलकर अकाउंट्स और मेंटेनेंस करते हैं और सब्सक्राइबर से कैश और मतलब फंड्स कलेक्ट करके PFRDA के पास ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे CRA इस चीज की देखरेख करता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट योर पेंशन NPS और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या आया था लास्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन था बेटा, देखो जून 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ये देख सकते हो आप, जून 2019 में व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम कंटेन्ड इन द पेंशन फंड रेगुलेटरी। बेटा कितने मार्क्स का था, 8 मार्क का क्वेश्चन था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फीचर्स बताए हैं। पहला है रिटर्न एंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि जो NPS पोर्शन ऑफ द NPS गोज टू इक्विटीज, जहाँ पे आपका जो PPF में पैसा लगता है, इस स्कीम में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो NPS अलाउ करता है आपको ये ऑप्शन अपने फंड मैनेजर को, अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पैसे को रिस्क फ्री बनाया जा सकता है, जहाँ पे सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगाया जाएगा। तो रिटर्न और इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, सबसे बड़ा फीचर ये है। आपके अकॉर्डिंग आपके कहने पे रेगुलेट होता है। दूसरा फीचर क्या है कि आपको इसके टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको 1.5 लाख का रिडक्शन ATC में मिल जाता है अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हो तो। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो 80CCD1 में आपको सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी आप कर रहे हो कवर हो जाता है। मैक्सिमम रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो 10% ऑफ द सैलरी, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो टैक्स पेयर हो तो आपको 20% ग्रॉस इनकम का आप क्लेम कर सकते हो। 80CCD सबसेक्शन 2 के अंडर में एम्प्लॉयर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन जो कर रहा है उसमें भी वो सेक्शन 80C में बेनिफिट ले सकता है। जो भी ये जो बेनिफिट्स हैं ये अवेलेबल जो सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए नहीं है, ये सैलरीज पर्सन के लिए है। मैक्सिमम अमाउंट जो डिडक्शन के अवेलेबल है वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग है। ये जो 2 कंडीशन है इनमें से जो कम आएगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। पहला है एक्चुअल NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, और इन दोनों और ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। और आप एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए 50,000 रुपए का 80CCD
1B के अंडर में एनपीएस का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं टोटल 150 ATC में प्लस 50 ये मिला के 2 लाख तक का टोटल डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो ये बेनिफिट हो गया। थर्ड है, आप चाहो आप जो विड्रॉल रूल है वो आफ्टर 60 है, यानी कॉमन बिलीफ है कि आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो सारा पैसा, लेकिन यस इन केस ऑफ सम अर्जेंसी आप अपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हो, और आपने 3 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन किया है तो उससे पहले नहीं। ठीक है। फिर अर्ली विड्रॉ की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली विड्रॉ के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के बारे में कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपको रिटर्न का क्या बेनिफिट मिलेगा, रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे, आपका जो टैक्स एफिशिएंसी है, आपको टैक्स का क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आप विड्रॉल रूल क्या होगा आफ्टर 60, आप अगर अर्ली विड्रॉ करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो तो आप कितना मैक्सिमम कर सकते हो, एज के बारे में, यानी सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट योर एनपीएस एंड इट्स अ फीचर। दिस इज अबाउट योर एनपीएस एंड इट्स फीचर। Yes. And if you want more question for your practice, definitely इस किताबों में बहुत सारे questions हैं जो आप practice में ले सकते हैं। एग्जाम questions जो आए हैं वो टॉपिक वाइज इस बुक के अंदर हैं, बट आप इसके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केस स्टडीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक है सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको लिखा है तेजपाल सेठ सर ने। ही इज वन ऑफ द फेमस ऑथर फॉर टेक्समैन एंड अदर पब्लिकेशन हाउस। ये बुक बहुत ही प्रिसाइज और ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अंदर सारी चीजें हैं। आपको मैं एक बार एक चैप्टर ओपन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि किताब कुछ इस तरह से है, जिसमें पूरा आपको टेबल शो हो रहा है, और साथ साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के आगे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के आगे आपका नंबर है, अटेम्प्ट है, और उसके जस्ट नीचे आंसर्स हैं। तो ये छोटी सी बुक है जो क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ इसमें टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ उन टॉपिक की केस स्टडीज और क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न पे जो हैं जो आए हैं वो इन्वॉल्व है। तो आप इस बुक से भी अपने प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, ताकि आप जब दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन अब में अपीयर होने जाए तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रॉपर नॉलेज हो। So just take care of yourself, everyone, and be safe in this COVID situation. And yes, give your 100%, and this time you have to crack your exam. All the very best to all of you.